नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 चैनल से मैं संदीप त्रिपाठी आपके सामने आज नेट का फर्स्ट पेपर लेकर के हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को बहुत सारे मेल आपके द्वारा प्राप्त हुए जिससे ये पता चला कि नेट के फर्स्ट पेपर के लिए कितना ज़्यादा जो है आप लोगों को प्रेशर है और जो है ऐसा कन्फ्यूजन पेपर जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और मैं उस पेपर को लेके अब आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर 25 दिन भी अगर आप हम लोग के साथ लगे रहे तो ये पूरा सिलेबस जो नेट के फर्स्ट पेपर का है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों को, वो पूरा का पूरा पेपर 25 दिन के अंदर विद प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। और एक एक शब्द जो आपको लगता है कि यह कठिन है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रकार का सारा सिलेबस आपको मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ छोटे छोटे बातों को रखते हुए मैं पूरे सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो नेट का फर्स्ट पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट के अब CBT एग्जाम, इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कराया जाता है जो कि वर्तमान में NTA द्वारा कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक स्वायत्त संस्था बना दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके द्वारा ही ये परीक्षा ली जाती है। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, अब ऑनलाइन परीक्षा होती है, आप सिस्टम पर बैठेंगे और परीक्षा देंगे। क्या होता है कि कुछ लोगों का तो इसी में मनोबल कम हो जाता है कि CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हमको कंप्यूटर नहीं आता है ठीक से। तो दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं, और इस पेपर की एक एक समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं। और ये पेपर कैसे अधिकतम क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे आसान और वो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बहुत कम है और परीक्षा आने ही वाली है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही किए जाए, क्या पढ़ा जाए, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, वो सारे टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। और मैं बताता हूँ अब आपको कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र फर्स्ट, ये पहला प्रश्न पत्र होता है। अभी नेट में क्या है कि आप जान गए कि जो CBT टेस्ट होता है, इसमें एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। तो फर्स्ट पेपर तो यही हो गया आपका, और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जो आप दे रहे हो। जैसे आप हिस्ट्री से देना है, किसी को सोशियोलॉजी से देना है, किसी को लॉ से देना है, या अन्य कोई भी सब्जेक्ट से देना है। तो इन सभी के लिए जिस भी सब्जेक्ट से देंगे वो आपका सेकंड पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये फर्स्ट पेपर, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये, और प्रत्येक क्वेश्चन इसका, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं, इस प्रश्न पत्र में जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये फर्स्ट पेपर इसको कहते हैं, और सेकंड पेपर आपका रहता है इसका। तो फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी कि 100 नंबर, 100 नंबर इसके। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब 2 नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर इसके। इन 300 नंबर के आधार पर मेरिट बनती है। अब ये तो डिपेंड करता है NTA पर, और इस बार के पेपर कितना कठिन आया इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो है कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यदि फर्स्ट पेपर को अच्छा कर लेता है तो उसकी संभावना नेट होने की और JRF होने की उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 50 क्वेश्चन है, तो एक मानना यह है कि मिनिमम इसका कट ऑफ जो होता है वो 20 होता है, यानी आपको 20 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन ठीक नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट NTA द्वारा काउंट नहीं होता है। भले ही आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आप कितना भी हाईएस्ट कर लीजिए, यदि फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन ठीक नहीं किए आपने तो आपका रिजल्ट काउंट नहीं किया जाता है NTA द्वारा। आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ 20 सही किए और यहाँ एग्जैक्ट 20 है, और वहाँ पर आपने अच्छा कर लिया, दोनों को जोड़कर आपका नेट हो जाता है किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो ये आवश्यक है, मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको ठीक करने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि ये
जो 50 क्वेश्चन है, मैं जो आपको इस पूरे पेपर को 25 दिन में तैयार कराऊंगा, मेरा दावा है कि आप मिनिमम 35 टू 40 क्वेश्चन के नियर अबाउट जा सकते हैं। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप ठीक करेंगे, मानिए अगर किसी स्टूडेंट ने 35 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, 35 क्वेश्चन अगर उसने करेक्ट किए हैं तो उसको जो है 70 नंबर तो आएंगे ही। ये तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को बहुत ध्यान से देख करके तैयारी की जाएगी। अब आते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। अब जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र प्रथम फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इसमें 10 यूनिट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग एक एक यूनिट की यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं। पहली इकाई है, पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं इसको, शिक्षण अभिवृद्धि। ये इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि शिक्षण अभिवृद्धि में आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये 6 पॉइंट है और ये 6 के 6 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो 10 यूनिट है सभी यूनिट 5-5 नंबर की एनटीए द्वारा बताई गई है, किंतु ऐसा है नहीं। आप अगर 2019 के पेपर को उठा के देखें, जब से सीपीटी टेस्ट होने लगा है, या 2018 दिसंबर या 2019 जून का पेपर आप उठा के देखेंगे, तो इस पूरे ही पेपर में आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि पता लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 आए और रिसर्च से 7 आ गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी बराबर 5-5 क्वेश्चन सारी यूनिट से नहीं आते हैं। कुछ यूनिट से 5 आ जाते हैं, कुछ से 3 आते हैं, किसी से 7 आ जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन कुल मिला के आने तो 50 ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षण अभिवृद्धि, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अवधारणाएं, उद्देश्य, ये इसमें सब ये क्या है 6 टॉपिक है, लेकिन 6 के 6 इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप इतना कम समय है कि आप कोशिश करें कि नहीं सब पढ़ना है और सब समझना है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पढ़ करके और ले आएंगे। मेरा मानना है, और जो मैं बता रहा हूँ आप उसी टॉपिक पे अगर फोकस कर ले तो भी आपका पेपर बहुत शानदार हो जाएगा। जैसा कि ये अब इसमें अवधारणा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ शिक्षण स्तर और ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बाकी इससे कुछ भी आने लायक नहीं है। दूसरा इसी तरीके से अब इसमें क्या अपेक्षाएं हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकेंड यूनिट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे में ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, पिछले वर्ष भी बने और इससे लगातार फोकस होता है। ये मैं आपको बताता हूँ अंतिम में कि क्यों मैं ये यूनिट कह रहा हूँ और क्यों इससे आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसका मैं वजह बताऊँगा आपको। दूसरा ये है, इसमें ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं जैसा कि अध्यापक, इसमें क्या है कि अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, तो मैं जहां बता रहा था आपको सबसे पहले कि एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसी तरीके से ये टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा उच्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाली बात, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक इसी तरीके से आजकल ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, इसमें से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये जो लिखा है इसी से रिलेटेड है, ऑनलाइन से। इसमें स्वयं प्रभा और मूक, ये तीनों से क्वेश्चन बनने ही है। इसमें पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष के पेपर में भी आप देखेंगे 2018 और 19 वाले मिला करके इससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा जाता है। ठीक है कि स्वयं के बारे में कौन सी विशेषता है या स्वयं प्रभा के बारे में, ये मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ये सब इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सहायक शिक्षण प्रणाली, परंपरागत और ICT, इसके बारे में भी इससे टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्यतः आने हैं 5 क्वेश्चन आने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन प्रणाली से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आता है, सिर्फ ये और ये आता है। आजकल नवाचार का भी बहुत क्रेज है, ये आ ही रहा है क्वेश्चन। तो ये पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट, इससे ये क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। ये है अगला टॉपिक, शोध अभिवृद्धि। अब ये देख रहे हैं आप, शोध अभिवृद्धि, इसी को कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत छोटा, देखने में कितना छोटा है, उतना आसान भी है, इतना कठिन ये नहीं है। और इसके लिए अगर आप, मेरा मानना है, अगर आप ठीक से 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे पढ़ लेंगे तो ये 5 क्वेश्चन आप ठीक करके आएंगे, कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे से इससे ही 5 क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट है, वो फर्स्ट यूनिट थी,
फर्स्ट और सेकंड यूनिट मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आने ही हैं। हो सकता है इसके 6 उसके 4 आ जाते हैं, या ऐसे करके 3 7 आ जाते हैं, लेकिन दोनों से मिला करके 10 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो शोध के चरण और रिपोर्ट लेखन, जिसको हम लोग कहते हैं शोध प्रबंध, और ये आलेख लेखन जिसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आजकल ये नया ICT का अनुप्रयोग, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बाकी कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आता है इससे नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इससे भी बना लेते हैं लोग, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। अब बात करते हैं तीसरे की। ये है तीसरी यूनिट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इस पेपर का सबसे आसान भाग ये है, मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ होती है, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र जो है वो इंग्लिश का सामना उनका बड़ा कठिन हो जाता है, कई बार उनको इंग्लिश में समस्या आने लगती है। तो ये जो है आपका, ये 5 के 5 नंबर आपको दिलाएगा, एक गद्यांश दिया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, जैसा कि पता है। तो ये सबसे आसान है। तीसरी यूनिट 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये 5 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, सिर्फ ये है। और ये भी आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम इसके कुछ जो है आपको अभ्यास कराएंगे, और अभ्यास के साथ साथ आपको जो है ये भी बताएंगे, और कठिन से कठिन जो है गद्यांश का हम अभ्यास कराएंगे, ताकि वहाँ पे आपको समस्या ना आए। और मेरा ये मानना है कि जब यहाँ अभ्यास कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन 5 सही हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगली यूनिट पर। अगली यूनिट है कम्युनिकेशन। ये संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूनिट जो पीछे हो गई 3, जिसको गद्यांश वाला कहते हैं, यूनिट 4 कम्युनिकेशन और यूनिट 5 गणितीय तर्क। ठीक है, इन तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश की जाएगी, तो ही आपके नंबर, अधिकतम क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक, तो अभी बताते हैं। तो ये जो है यूनिट 4 कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये प्रभावी बाधाएं, ठीक है, और संप्रेषण के अर्थ अभिलक्षण पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरी ये यूनिट, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली ये कक्षा का संप्रेषण, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और संप्रेषण जो है, ये कक्षा का संप्रेषण, इस पे इतने क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि बना करके अलग अलग टाइप से। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक टॉपिक पे आपको अभ्यास कराऊंगा, एक टॉपिक पढ़ा करके उसके मैं अभ्यास कराऊंगा इस तरीके से, ताकि आपके दिमाग में पूरा माइंड सेट हो जाए कि परीक्षा के क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, और आप अधिकतम क्वेश्चन सही करके आएँ। मेरा दावा है कि आप लोग जब परीक्षा दे के आएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और परीक्षा दे के आएंगे जब आप लोग, तो फर्स्ट पेपर का तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन हाईएस्ट सही होंगे। और मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चन से ज़्यादा जिसके ठीक हो जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है, अगर उसका सब्जेक्टिव अच्छा होगा तो JRF होने से। तो मैं आपको अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन JRF के लिए देता हूँ कि आपका JRF जरूर होगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, अब आते हैं अगले पर। अब आ गया ये जो यूनिट है, ये है 5वीं यूनिट। आप जैसा देख रहे हैं, गणितीय तर्क अभिवृद्धि। ठीक है, मैथमेटिकल, और ये इसका एप्टीट्यूड का, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये बहुत ऐसे लिखा है, लेकिन इससे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें इसका कोई लेना देना तर्क का नहीं है। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट संबंध से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, लेकिन अभी जो नए प्रकार की आई है उसमें सिर्फ आप इसको फोकस करिए। इसमें अंश, समय, दूरी नहीं आता है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ 20% चांसेस हैं कि ये आएगा, वरना इससे भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतिशतता और लाभ हानि। विगत 2 बार के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें तो इन दिनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये 90% क्वेश्चन तो इससे बनेगा, ये इसके भी चांस है कि 90% इससे भी आएगा। तो ये और ये दोनों से क्वेश्चन आना तय है। हाँ, क्योंकि मैथमेटिकल है तो औसत, एवरेज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एवरेज का आता ही आता है।
तो ये कुल मिलाकर के अगर देखें तो थर्ड यूनिट अगर आपने कंप्लीट कर ली है, एक बार अभ्यास कर लिया है कि आपको अनुपात निकालना आता है, आपको प्रतिशत निकालना आता है, आपको लाभ हानि आता है, तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा और यहाँ भी आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले पर। अगली यूनिट है युक्तिक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग इसको कहते हैं। ये इस पे भी आधारित आपके प्रश्न आते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ बार कई बार वर्ण आरेख और इस प्रकार के आते हैं। एक्चुअली में क्या है कि एनटीए का भी एक समस्या है कि वो जो जून वाली परीक्षा होगी उसमें अलग माइंडसेट के क्वेश्चन बनाता है, दिसंबर में कुछ अलग बनाता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो जून की अपेक्षा थोड़ा सरल भी होगा। ठीक है, तो ये इसके आधारित है, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, ये इसमें जो आता है वो आता है आपका ये युक्तिक प्रकार, निगमात्मक और अगमात्मक द्वारा मूल्यांकन, विशिष्टीकरण। ये जो है सबसे आवश्यक चीज़ है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आप इसके लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये विरोधी परंपरा हाँ, और एक ये वर्ण आरेख, बस ये दोनों को देख लेंगे तो भी आपके इसमें 5 क्वेश्चन सही होने की संभावना पूरी है। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। ये है 7वीं यूनिट। ये यूनिट उसके लिए कठिन है जिसको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान है। और ये ऐसी यूनिट है, एक यूनिट 3 तीसरी यूनिट और एक ये यूनिट 7, ये ऐसी यूनिट है जो 5 के 5 नंबर दे जाती हैं अगर थोड़ा सा भी आप धैर्य और मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। तो ये इसमें इतना सारा लिखा है, इससे कुछ आता नहीं है। इसमें सीधे सीधे जो है एक डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए देता है, जो बस वही आता है। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण, कोई एक पैराग्राफ दे देगा, कुछ आंकड़े दे देगा और उससे पूछ लेगा, बस वो इसी प्रकार का हर बार बनाता है। आंकड़ों का व्याख्या उसको कह लीजिए, बस, और कुछ भी इसमें बनने लायक नहीं है। ठीक है, अब ये गुणात्मक वगैरह उसी का है। ठीक है, कुछ जोड़ना घटाना एवरेज निकालना इसी प्रकार से होता है। ये दोनों अगर आप देख लेंगे तो ये आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे। इसका भी मैं अभ्यास कराऊंगा और ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन होंगे जिसको आप अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो परीक्षा में अपने आप 5 क्वेश्चन ये 7वीं यूनिट के सही करके आएंगे। इसलिए इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए। जिसकी गणित कमज़ोर है वह भी विश्वास रखे कि उसका भी ये बहुत अच्छा होने वाला है और ये 5 क्वेश्चन सही होंगे। चलिए अगली यूनिट पे, ये 8वीं यूनिट है। 8वीं यूनिट है आईसीटी। अब ये जो है इसमें लोग कंप्यूटर आधारित ज्ञान आपका क्या है, आप कैसा जानते हैं। जैसे देख रहे हैं कि इसमें आप पूछा गया है आईसीटी क्या है, सामान्य संक्षिप्तता और शब्दावली। तो कई नए शब्द आ जाते हैं आईसीटी से रिलेटेड, उसको पूछ लेता है। स्पैम क्या है, ठीक है, मॉलवेयर क्या है, ऐसे करके तमाम सारे वर्ड को पूछ लेता है कई बार। ठीक है, इंटरनेट, ईमेल, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये पूछ लेता है। अब इसको कहा जाए तो इसमें आपको सिर्फ ये और ये देखना है, लेकिन ये आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा। ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, लेकिन इसके लिए मत घबराइए। इसके लिए मैं सारे तरीके की टर्मिनोलॉजी जो ये उपयोग कर सकते हैं, जितनी शब्दावलियों का ये उपयोग कर सकते हैं, वो सारी आपको यहाँ बता करके और सबके बारे में अभ्यास करा करके अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास इस यूनिट से, ताकि ये यूनिट गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ये गलत ना हो इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करा दूंगा जिससे आपका गलत कुछ नहीं होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा में ये आ गया, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, ये भी एक चीज़ है डिजिटल पहलों के बारे में, तो ये इसको भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक, अगले अब चलते हैं अगले यूनिट पर। ये 8वीं यूनिट थी आपकी, अब इसकी 9वीं यूनिट। अब ये 9वीं यूनिट है, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, देखने में बड़ी लगती है, लेकिन इससे क्वेश्चन सिर्फ 5 ही बनते हैं क्योंकि, और ये अपने 5 क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है, इससे तो 5 क्वेश्चन आना ही है। और ये बड़ी यूनिट सिर्फ देखने में लगती है, इससे रिलेटेड कि जो आप देख रहे हैं लोग, विकास और पर्यावरण शब्द को समझ के रखिए, ध्यान में रखिए। बस ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये पूछ लेता है सरकार ने किस प्रकार की योजना पर्यावरण से रिलेटेड चलाई है। अभी अंतिम वर्षों में तो यही पूछा गया था उसकी संख्या कितनी है। अब संख्या जैसी कौन याद रखेगा इसको,
लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं वह सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने सोलर लाइट से रिलेटेड कैंपेनिंग चलाई कि हम इतने इतने जो है बिजली पैदा करेंगे सोलर लाइट से, इतनी भी जो है बिजली से कोयले से प्राप्त करेंगे, उनके बारे में पूछ लेता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार एक आध क्वेश्चन गैस से रिलेटेड पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये क्या है, आपको प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अपशिष्ट क्या होता है, कि किस प्रकार से ठोस, तरल, वायु, ठीक, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत पूछे जाना सामान्य चीज़ है, बता ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। इससे रिलेटेड कैंपेनिंग भी चलाई है गवर्नमेंट ने, वो भी पूछ सकता है। इस प्रकार का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी के द्वारा की जाती हैं, किसी भी संस्था के द्वारा, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये इसके बारे में पूछेगा। तो 1, 2, 3 ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एक्ट वगैरह के जो नाम दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये है। अब इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको समय नहीं है उतना पढ़ने का, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ के ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके। अब अंतिम यूनिट बचती है जो, वो है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, ये उच्च शिक्षा प्रणाली जो है ये इतनी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट बना दिया है कि इससे क्वेश्चन सही होंगे कितने, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। इससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं सिर्फ आप उनको याद रख लेंगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। इससे रिलेटेड संस्थाओं के नाम, ठीक है। अब जैसे कहते हैं AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये क्या है, हो सकता है इसका पूरा नाम ही पूछ ले, इस प्रकार का कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में तो ये पूछ लिया था UGC, ठीक है। अब UGC की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अधिगम संस्थाएं। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, क्या व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, ये पूछी जा सकती है। स्वतंत्रता के बाद उच्च ये जो है हायर एजुकेशन और शोध का उद्भव, ठीक है, कैसे हुआ, किस प्रकार से संस्थाएं स्टैब्लिश्ड हुई, ठीक, तो कौन कौन से कमीशन आए, उसमें से किसी कमीशन का नाम भी पूछ सकता है, ठीक, या नाम दे देगा, पूछेगा इस कमीशन का जो है अध्यक्ष कौन था। इस प्रकार के चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अभी जो है गवर्नमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे इस बार आएगा, मेरा मानना है कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। उस 5 में से 2 क्वेश्चन तो पक्का इस बार नई शिक्षा नीति जो बनाई है 2019 की गवर्नमेंट ने, उससे ही आएगा। आप लिख के ले लीजिए, उससे 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ये पक्का है। तो आप उसको ही पढ़िएगा, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो उससे भी आपको बता दूंगा रिलेट करके एक एक चीज़। और ये 10 यूनिट की लास्ट में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, और PDF के साथ साथ इसके लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के जो होते हैं वो पूरे मिल जाएंगे। आप उसको भी लगाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और जब ये पूरे हो जाएंगे तो आपका मान लीजिए 25 दिन के अंदर ये 10 यूनिट कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस समेत, क्योंकि मैं इसमें देर नहीं करूँगा, एक एक यूनिट पढ़ाता जाऊँगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जाऊँगा तुरंत, जिससे आपको विलम्ब ना हो, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और ये प्रश्न तैयार हो जाए। उसी के साथ साथ आपके प्रश्न तैयार होंगे। और आप मान के चलिए एक एक यूनिट से आपके आकर 100 क्वेश्चन तैयार हो गए तो 10 यूनिट कितने क्वेश्चन होते हैं, 1000 क्वेश्चन। अब 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपके 50 प्रश्न या 50 क्वेश्चन आने, 1000 क्वेश्चन आपने लगा लिया तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अंतिम में इन्होंने लिखा है प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं। ये लिखा है लेकिन ये हो नहीं रहा है। आप देखेंगे जून के पेपर में जितने शिफ्टों में एग्जाम हुए थे 20 तारीख से, वो उन सारी शिफ्टों में ये अलग ही अलग थे। ठीक, अब इसके बाद यदि देखेंगे आप दृष्टिवाणी ये सब चीज़ें तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बाकी तो ये 10 यूनिट यहाँ पर ख़त्म हुई और आप लोग बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। अब मैं जो है सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये शिक्षण, ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड
यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये जो भी इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और जो वैसे तो मैं सब पढ़ाऊंगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको पढ़ा करके उसका अभ्यास कराता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को कहीं समस्या ना आए। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार मिलेगा तो हम और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।